नेक्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? तो लाइन स्पेक्ट्रम में अब हमने ये देख लिया कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई। लाइन, बैंड, ये सब कुछ देख लिया, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब हमें लेना है हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल और उसका हमें एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो गैसियस फेज में हाइड्रोजन लिया गया और हाइड्रोजन में कुछ मॉलिक्यूल को, कुछ क्या मतलब जितने लिए गए उसमें सारे मॉलिक्यूल को एक एनर्जी सोर्स दिया गया, एक रेडिएशन इस पे फॉल किया गया। ठीक है, अब वो रेडिएशन कौन सा है ये हम आगे देखेंगे। मेनली विजिबल रीजन था और इंफ्रारेड था ये, और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रा यूवी विजिबल था, यूवी विजिबल और आईआर, ये दो रेडिएशंस लिए गए और दोनों रेडिएशंस को हाइड्रोजन एटम पे फॉल कराया गया। उसके बाद देखा गया कि जो उसमें से निकलने वाली इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी, उनकी जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज को मेजर किया गया। क्लियर? जब ये मेजर किया गया तो मेजर करने के बाद ये देखा गया कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसमें बहुत सारे लाइंस मिल रही थी, सेवरल लाइंस नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर। जो जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उन लाइंस को उनके नाम पे लिखा गया। जैसे हम कहें बामर, बामर 1885 में एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व करते हैं तो उनके नाम पे बामर सीरीज कह दिया गया। क्या कह दिया गया? बामर सीरीज। तो ये इसे बामर सीरीज नाम दे दिया गया। इसी तरह लाइमन। ठीक है, तो पूरे स्पेक्ट्रम को हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम पे जब एनर्जी दी गई तो कैसा स्पेक्ट्रम दिखा। हाँ, यहाँ पे देखो थोड़ा सा फिगर की भी मदद से हम समझ सकते हैं कि स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं या एटॉमिक इमिशन होता क्या है। देखो यहाँ पे सैंपल रखा होगा, सैंपल पे हम कोई रेडिएशन देंगे, रेडिएशन के बाद जितना उसको एब्जॉर्ब करना होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, जो बाकी बचेगा उस बाकी बचे कलर को क्या करेगा? इमिट करेगा, इमिट करेगा, उस इमिट सोर्स को पास करेंगे, प्रिज्म से रिफ्रैक्ट कराएंगे। रिफ्रैक्शन के बाद अब देखो यहाँ, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर तो आ रहा है, येलो आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, बीच के ये कलर गायब है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि जब व्हाइट लाइट दिया गया, यहाँ पे ऑब्जर्विंग सैंपल है, तो यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर के बाद ये ग्रीनिश कलर वाला है, फिर ये येलो वाला है, फिर ऑरेंज वाला है, रेड वाला है, लेकिन इसमें नहीं है। तो अगर हम ये देखें तो हम देखेंगे कि इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस है। एब्जॉर्प्शन का जो स्पेक्ट्रम आएगा उसमें देखेंगे एक कलर दूसरे कलर से मिक्स होता हुआ आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो काले काले ये पट्टियां दिखेंगी, ये जो काली काली पट्टियां हैं इसके बीच में थोड़ा सा कलर दिख रहा है, ये कलर अलग, ये कलर अलग, ये कलर अलग, ये वाला अलग, ये कलर अलग दिख रहा है। तो ये काले काले जो बैंड दिख रहे हैं, ये बैंड बताते हैं कि इसमें से कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लिया सैंपल ने, और इसका जो पैटर्न होगा ना ये इसी का, ये किस तरीके से मिल रहा है। जैसे आप बारकोड, कुछ पट्टी देखते हो मोटी होती है, कुछ फाइन होती है, कुछ में गैप कम होता है, कुछ में गैप ज्यादा होता है, तो इसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इसका जो बार कोड है वो बार कोड की वजह से ये कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे ही आप मशीन देखते हो, जब किसी मॉल में हम शॉपिंग करने जाते हैं तो बार कोड रीडर ले जाता है और उसे रीड करके उसका कितना प्राइस है, कौन सा प्रोडक्ट है, कितना डिस्काउंट है, सब कुछ उस पे उसको पता चल जाता है और वो आपकी बिल बना देता है। ठीक है, सिमिलरली यहां भी एटम के केस में ऐसा ही होता है। अब देखो हमने ये बताया कि जो इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज मिल रही थी, जैसे ये फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, हमने कहा था कि एक एनर्जी लेवल होगा ये इस तरीके से। मैं पहले फिगर आपको बता दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर मैं बैक आता हूं। ठीक है, यहां से मैं बैक आ जाऊंगा। यहाँ पे देखो इस फिगर को पहले, सबसे पहले देखो, जब हाइड्रोजन एटम का केस लिया गया, मैं इसको और छोटा कर देता हूं ताकि फिगर कम से कम पेज पे आ जाए। देखो जब आप लेटर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। आप हाइड्रोजन एटम को 1 1 लिखते हो तो इसमें एक प्रोटॉन एक प्लस होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन के आगे इधर भी एनर्जी लेवल होगा, इधर भी एनर्जी लेवल, इधर भी एनर्जी लेवल। इसको जब एनर्जी देंगे तो ये यहाँ से यहाँ एक्साइट होगा, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। लेकिन जब वापस आता है तो ये क्या करता है कि एक एक रुक के आता है, एक रुक के आएगा, एक रुक के आएगा।
दूसरा ये यहां से डायरेक्ट भी यहां आ सकता है। तो इसी को इमिशन वाले को जब ये वापस आ रहा था, इसी इमिशन की एनर्जी को मेजर किया गया। जब मेजर किया गया तो अब देखो एनर्जी का लेवल है, ये लेवल 1 है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा लेवल ये है, ये लेवल है। मान लो अगर इसका लेवल हम लिख देते हैं -13.6, इसका -4.6 या 4.8, इसका -2.4, अगर ऐसे हम लिख देते हैं तो इसका गैप तो होगा, इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करके गैप निकाल सकते हैं। और जब हम गैप निकाल सकते हैं, एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। ये वेवलेंथ है आपकी, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। तो अगर हम वेवलेंथ निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वेवलेंथ किस रेंज में आ रही है। तो ये देखा गया कि ये n बराबर 1 से, इसी को हमने n बराबर 1 लिखा है, इसी को n बराबर 2 लिखा है, इसी को n बराबर 3 लिखा है, इसी लेवल्स को हमने नाम दिया n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी। तो होता क्या है कि जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये डायरेक्ट किसी भी लेवल से, मान लो n बराबर 1 में आ जाता है, यहां पे किसी भी लेवल से अगर डायरेक्ट n बराबर 1 में आता है, तो ये जितनी भी सीरीज मिलती हैं वो सारी की सारी लाइंस क्या होती है, लाइमन के द्वारा डिस्कवर की गई, इसलिए इनको लाइमन सीरीज कहा गया। ये किस रीजन में मिलती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलती हैं। अब देखो इसमें चिंता मत करना, यहां पे चिंता मत करना, इससे मैं आपको काफी कुछ क्लियर करा दूंगा। दूसरा, जब n बराबर 2 में, मैंने कहा ना एक एक करके नीचे आते हैं, एक एक करके भी नीचे आ सकते हैं और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। दूसरा ये क्या करता है कि n बराबर 2 में आके रुक जाता है। तो n बराबर 2 में कहां से आएगा, अपने हायर लेवल 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो 3 से अगर आता है तो वहां पे आपको रेड कलर की लाइन दिखती है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख के, आंखों से भी देख के बता सकते हो कि नहीं जी हमको तो रेड दिख रही है, ये रेड कलर की लाइन मिलती है। n बराबर 2 में n बराबर अगर 4 से आता है तो ये ग्रीन कलर की लाइन दिखती है आपको, ये ग्रीन दिखती है। इसीलिए देखो बामर पहली बार क्या थे कि सफल हो गए, क्यों, क्योंकि ये विजिबल रेंज में था। तो विजिबल रेंज में बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी आंखों से देख के इन्होंने बता दिया कि ये स्पेक्ट्रम है। यही रीजन था कि बामर को हमने पहले पढ़ा। और ये सारी जो डिस्कवरी है ना, लाइमन, पास्चन, इसके बाद वाला जो आएगा ब्रैकेट और फुंड, ये सब कुछ बाद में डिस्कवर हुआ। सबसे पहले बामर ने कर दिया था 1800 समथिंग 95 या कुछ जो भी ईयर रहा हो, पीछे दिया था, ठीक है। ये देखो कलर, ये ब्लू कलर है। तो ये कलर की मदद से हम पहचान सकते हैं कि ये कहां से कहां एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब ये यहां यहां इलेक्ट्रॉन था और यहां से कूद के डायरेक्ट n बराबर 2 में आ गया। ये चीज समझ में आ गई, डायरेक्ट n बराबर 2 में कूद के आ गया यहां से, ठीक है। इसी को हम कह रहे हैं इमिशन। क्लियर। अब देखो ये n बराबर अगर 5 से n बराबर 2 में आ रहा है, तो एक साइंटिस्ट थे रिडबर्ग ने इसकी एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला निकाला, जिसे हम अभी देखेंगे। तो अब हम n बराबर 2 और n बराबर 4 की मदद से इसको हम कह देंगे n1 और इसको कह देंगे n2। इसकी मदद से भी हम निकाल सकते हैं कि ये कहां से कहां जा रहा है। बात समझ में आई। मतलब एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेव जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होगी। दो ही चीज तो है वेव में, मेनली दो चीज है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। दो चीजों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो इन दो चीजों को हम निकाल लेंगे, और दो चीज निकाल लिया तो वेव के बारे में निकाल लिया, वेव के बारे में पता कर लिया, ठीक है। अब आपको कुछ आइडिया लगा, कुछ आइडिया लगा बच्चों। सर एक बार फिर से समझा दोगे। सर मेरे को कुछ पूछना था। हाँ, अब क्या समझ में नहीं आया हमें बताओ तो हम बताएं फिर से, बोलो। सर एक बार ऊपर वो डायग्राम दिखाना फिर से। ठीक है, बोलो, ये डायग्राम है। सर जो ये एमिट हो क्या आया, तो सर ये मतलब n बराबर 2 पे क्यों रुक गया, n1 पे क्यों नहीं गया। ये 2 से भी नीचे जाएगा, 2 से देखो नीचे जाएगा। ये वाली लाइन को अगर ध्यान से देखो तो ये कहां से जा रही है, 2 से नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है,
ये वाली लाइन देखो Yes, 3 से sir. नीचे जा रही है, तो 2 से भी नीचे जाएगा। लेकिन अब ये किसने खोजा था? इसको खोजा था लाइमन ने। और ये किस रीजन में है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। तो ये आपको कलरफुल नहीं दिखेगी, कलरलेस दिखेगी। कैसे दिखेगी? कलरलेस दिखेगी। प्लस कलरलेस को आप आंखों से नहीं देख सकते, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, मशीन चाहिए देखने के लिए ना। ठीक है, अब सर जैसे फिर मतलब बाल्मर ने गलत बताया था। बामर ने सही बताया था, लेकिन बामर को जो नेकेड आई से दिखा, क्योंकि बामर ने कब खोजा था बच्चे? 1895 या समथिंग में खोजा था ना, कुछ ऐसा ही सन था उसका। ठीक है, तो यस 1800 में सर। हमारे पास पर बहुत सर सारी आप कह टेक्निक रहे हो कहाँ थी? कि कलरलेस होती है, तो अब फिर हम ये बाल्मर में ही कलर वाली क्यों है? कलरलेस होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी, एनर्जी है ना, तो एनर्जी में वेव होगी, फ्रीक्वेंसी तो होगी, इसका वेवलेंथ तो होगा। अभी तो हम इसको कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे कि हम इसको 1 से 2 के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 से 2 का कर सकते हैं, 2 से 3 यस का कर सर। सकते हैं, 2 से 4 का, 2 से 5 का, 5 से 1 का, किसी का भी कैलकुलेट कर लो कि कितनी वेवलेंथ की एनर्जी है। हमारे कहने का मतलब यह है कि बामर जल्दी सक्सेसफुल क्यों हो गए? क्योंकि ये वाली जो बामर सीरीज है वो विजिबल रीजन में है। किसमें है? ये विजिबल रीजन में। आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। विजिबल रीजन में होने की वजह से बामर सक्सेसफुल हो गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम सुविधाओं के साथ भी देखा जा सकता है। अब हम ये कहें कि जो है 1850 में या 1895 में स्मार्टफोन था, तो ये गलत है ना? आज हमारे पास स्मार्टफोन है ना, आज हमारे पास इतनी टेक्निक है ना, आज हमारे पास बहुत सारे जीपीएस हैं, बहुत सारी चीजें। पहले नहीं हुआ करता था बच्चे, धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हुई हैं। ठीक है, यस सर। हाँ। तो जब उनके पास टेक्निक ही नहीं होगी तो वो कहां से डिस्कवर करेंगे? कार भी नहीं होती थी बहुत मुश्किल से कार और मिलती थी उस टाइम। किसी साइकिल देखने के लिए लोग तो समझ लो लाइन लगा के खड़े हुआ करते थे। किसी के घर में अगर साइकिल खरीद के आ जाती थी तो लोग एकदम लाइन लगा के खड़े हो जाते थे देखने के लिए, पूरा गांव। आज तो साइकिल कोई पूछ नहीं रहा है। तो अब देखो, ये जो रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने ये फार्मूला दिया। बाद में ये जो नंबर है इसको रिडबर्ग कांस्टेंट भी हम कहेंगे। ठीक है, इन्होंने इस कांस्टेंट की वैल्यू को दिया। तो हम देखो वेव नंबर, हमने आपको ये पढ़ा रखा है कि अगर हम 1/लैम्डा को क्या कहते हैं? न्यू बार वेव नंबर कहते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ wavelength can be calculated using the number, sorry, using the formula 109677 within bracket। ये है आपका n इनिशियल, सॉरी n फाइनल, n फाइनल, और ये है आपका n इनिशियल। मतलब अगर हम बामर सीरीज के लिए बात करें तो बामर सीरीज में आपने देखा कि जो सारी लाइनें थी वो कहां पे आके रुक रही थी? n बराबर 2 पे आके रुक रही थी। एक ऊपर था ना सबसे नीचे, तो जो जहां पे आके रुक रही थी वो लाइमन वाला था, और जो 2 पे आके रुक रही थी वो बामर वाला था। यहाँ पे याद करो, n बराबर 2 पे, तो n बराबर 2 पे आके रुकने का मतलब ये फाइनल वाला है। तो n बराबर 2 की वैल्यू अगर रख दें तो ये फाइनल है, और ये n बराबर n जहां से स्टार्ट हो रहे हैं उसको हम कहेंगे 2। ठीक है, इसको 1 कर लो तो इसको 2। इसका एग्जैक्ट फार्मूला यहाँ पे दे रखा है। वो केवल जो ऊपर वाला दिया है वो केवल बामर सीरीज के लिए। तो बामर सीरीज के लिए आपको n1 की जो वैल्यू होगी वो 2 रखनी पड़ेगी। अगर हम लाइमन की बात करें, n1 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 1। उसी तरह हम पास्चन की बात करें तो n1 की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी आपको? 3। ध्यान दो, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5। अगर हमने इसकी लिमिट रख दी 1 1, तो ये इसमें कहां से रह जा सकते हैं? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इंफिनिटी से। इसकी 2 रख दी तो इसमें कहां से? 2 से ऊपर से आएंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इंफिनिटी से। ये 3 रख दी तो 4 5 ऊपर वाले से लेवल से नीचे आ जाएंगे। तो इसकी मदद से अगर आपने वेव नंबर निकाल लिया तो आप 1/लैम्डा से वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, फिर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो। ठीक है, सर इसमें क्योंकि न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा। 1097 क्या है? क्लियर? सर जो इसके अंदर फॉर्मूले में लिखा है, नंबर लिखा है, उसका मतलब क्या है? अब देखो, इस फार्मूले को जो बनाया इसको रिडबर्ग ने दिया, और इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। दिस नंबर इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, और सिंपली इसको RH से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, इसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट भी कह देते हैं, ये ध्यान देना।
अब Yes, इस sir. फार्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है कि इसका इंपॉर्टेंस है कि जो एनर्जी ये कह रहे थे कि यहां से यहां कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। आज जब हम इसकी वैल्यू निकाल लिए तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि यहां से कूदेगा तो यहां जाएगा। इसका मतलब यही है कि हम इसको कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। और इसी फिक्स को ही क्वांटाइज्ड एनर्जी कहा गया। क्वांटाइज्ड को इसी को कह दिया गया कि ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है। क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यू, फिक्स एनर्जी वैल्यू है। बात समझ में आ गई? ये n बराबर 1 से n बराबर 2 में जो कूद रहा था इलेक्ट्रॉन, जब इसको एनर्जी मिली, सिंपली हमने कहा ना, यहाँ पे पुअर आदमी था, इसको थोड़ा पैसा मिला तो वो अपने अच्छे घर मकान ले लिया किराए पे, और ज्यादा मिला तो खुद का मकान ले लिया। ठीक है, उसका स्टेटस सुधर गया। लेकिन मान लो उसमें गरीबी आए तो वो नीचे कूदेगा? तो कितना उसको नुकसान हुआ, इस नुकसान का आकलन करना आसान है। ठीक है, तो ये चीज हम बता रहे हैं आपको। सिमिलरली n बराबर 2 से इलेक्ट्रॉन जब n बराबर 1 में आएगा तो उसमें कितना एनर्जी गैप होगा, इस एनर्जी गैप को इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, बोलो। Yes, sir. देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस नंबर को, ये नंबर 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। अब जब भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट है ना, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, Yes, sir. ये इसका ट्रिक है। अगर निगेटिव आ गई इसकी वैल्यू तो आप समझ लो कि आप गलत कर रहे हो। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया ये पैरामीटर सारे कि लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, n2 की वैल्यू क्या होगी। तो इसे एक बार रिकॉल कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। तो मेनली आपको ये वाली वैल्यू याद करनी है। लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2, ब्रैकेट के लिए 3, सॉरी पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए 5। तो आपको क्या करना है कि ये नाम याद करके रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा ना, लिख देगा पास्टन सीरीज। अब पास्टन सीरीज का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि पास्टन सीरीज कहां पे खत्म होती है। ठीक है, तो आप मिस्टेक कर जाओगे, तो ये याद कर लेना। ठीक है, ये चीज हमने बता दिया आपको। अब देखो, अब हमने क्या किया कि आपको दोनों चीजें बता दी। हमने आपको बता दिया ड्यूअल बिहेवियर, बता दिया ड्यूअल बिहेवियर, बता दिया। दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा बता दिया, बता दिया। Yes, तो sir. अब यही दोनों थे बोहर के एटॉमिक मॉडल का आधार। बोहर मॉडल ऑफ एटम जो आपने पढ़ा था, आप उसमें यही पढ़े थे कि ये इसी 2 पॉइंट पे बेस्ड था, 2 पॉइंट पे बेस्ड था। तो अब जब 2 पॉइंट हमने समझ लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं कि बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम समझ सकते हैं। समझ सकते हैं? क्लियर? स्पेक्ट्रम तो समझ में आ गया ना, कैसे उसकी एनर्जी निकालेंगे, सब कुछ समझ में आ गया। सर मुझे Yes, एक sir. बार हाँ बोलो। बाल्मर वाली एक बार फिर से समझा दो, वो मुझे अच्छे से नहीं समझ आया। देखो, हमने आपको ये समझाया कि जब आगे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जैसे यहाँ पे सन है, ये सन है, सन के एक ऑर्बिट में यहाँ पे मार्स है, ये मार्स है। दूसरे ऑर्बिट में आप पढ़ोगे यहाँ अर्थ है। तीसरे ऑर्बिट में आप पढ़ोगे यहाँ जुपिटर है, फिर यहाँ सैटर्न है। पढ़ते हो? इसका मतलब ये दूरी पे ही तो है। इसी तरह जहां सन रखे हो यहाँ पे आप न्यूक्लियस रख लो, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो ये अपने बाहरी कक्षा में चला जाता है। इसको हम कहते हैं n बराबर 1, इसको कहते हैं n बराबर 2, इसको कहते हैं n बराबर 3, इसमें चला जाता है। और ये वाला जो होगा ये n बराबर 4 होगा। तो जब ये यहाँ चला जाएगा और एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और एनर्जी देंगे तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लेकिन एनर्जी देने के बाद जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये एनर्जी लूज करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा। अब ये बताओ कहाँ से कहाँ आ रहा है? यहाँ से मतलब
n बराबर 4 से, और यहां रीच करने का मतलब कहां, n बराबर 3 में। अगर n बराबर 3 में आ रहा है तो इसका मतलब ये पास्चन सीरीज में आ रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। क्लियर, बात समझे? यस सर। अगर यही यहां से 4 से 2 में आ जाए तो अब ये कौन सी सीरीज में होगा, 4 से 2 यहां पे आ गया बामर सीरीज में। और ये बामर जो सीरीज थी ये कलरफुल थी, रेड ग्रीन वायलेट दिख रही थी, तो इसको आइडेंटिफाई करना बेहद आसान था। तो बामर जो सीरीज है वो कलरफुल है, ये याद रखना। कौन से रीजन में है, विजिबल रीजन में, ये याद रखना। बाकी ये अल्ट्रावायलेट में है और ये इंफ्रारेड में है। तो ये याद रखना कि बामर सीरीज विजिबल रीजन में है और ये कलरफुल होती है, इसको आइडेंटिफाई करना बेहद आसान होता है। क्लियर? बट वो एटम सर मेरे बाहर को एक बात समझ नहीं आई। से आ जाएगा। हाँ बोलो। सर आपने तो कहा था जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सीधा मतलब अपने जगह पे वापस चला जाता है, पर यहाँ पे ये रुक क्यों रहा है? रुक रुक के जाने का मतलब ये है कि सपोज करो आपको यहां से हम अमेरिका भेज रहे हैं, तो जो अमेरिका के लिए जाते हो तो आप सबसे पहले देखते हो कि गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में आपकी फ्लाइट रुकती है, फिर वहां से पेट्रोल, फिर जो है फ्यूल लेगा पायलट, फिर जाएगा। भाई फ्यूल भी तो होना चाहिए, जो आपकी फ्लाइट है उसमें फ्यूल भी होना चाहिए, इतना स्टोरेज होना चाहिए। और अगर हम बहुत ज्यादा फ्यूल दे देंगे तो क्या होगा कि वो फ्लाइट उड़ ही नहीं पाएगी, बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हाल्ट बना देते हैं बीच में। जैसे ट्रेन से जाते हो तो ट्रेन देखते हो बीच में हाल्ट होता है, इस हाल्ट पे रुकी, इस हाल्ट पे रुकी, इस हाल्ट पे रुकी, रुकते रुकते जाती है। ठीक है, सिमिलरली ये भी एनर्जी का लेवल है, एनर्जी का लेवल है, इसको पार ही करके जाना है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से आता है तो धीरे धीरे आता है। जैसे सपोज करो कि आप हो, हम हैं, और हम पहले गरीब थे, हमारे पास 100 रुपया हुआ करता था, हमने कमाया तो हमारे पास 1000 हो गया, हम कमाए तो हमारे पास 1 लाख हो गया, और कमाए तो हमारे पास 1 करोड़ हो गया। अब फिर समझ लो हम खर्चा करना शुरू कर दिए। ठीक है, खर्चा, हम खर्चा किए तो हमारे पास 1 लाख आ गया, 1 करोड़ में से मान लो 50 लाख खर्चा कर दिए, या एक एक 99 लाख खर्चा कर दिए, 1 लाख बचा। अब जब 1 लाख बचा तो हम यहाँ पे कुछ दिन तो रुकेंगे ना इस लेवल पे। ऐसा थोड़ी नहीं कि 1 करोड़ से खर्चा करते 100 रुपए पे आ जाएंगे तुरंत ही, इतना खर्चा कर देंगे। भाई 1 करोड़ से 50 खर्चा करेंगे, लाख खर्चा करेंगे, 1 लाख से 1000 पे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे ना नीचे। 1 करोड़ रुपया एक यस झटके में सर। खर्चा करके हम 100 रुपए पे आ जाएंगे, बताओ? नहीं आ यस सकते ना। सर। तो सिमिलरली ये एनर्जी लेवल भी ऐसे नहीं इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसके बीच में स्टेप्स होते हैं, सर धीरे धीरे स्टेप चढ़ना होता है, धीरे धीरे स्टेप डिक्रीज करना होता है। सर जो ये आपने ये बनाया है इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर वाला आ रहा है तो फिर शेल, अंदर वापस कैसे चला जाएगा? क्या? और इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में बाहर आ रहा है, हाँ, तो फिर वो वापस अंदर कैसे चला जाएगा? देखो वो तो कहने का बाहर था तो मतलब, सर अभी। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन की जगह थी वो उसी के जगह जाएगा ना जहां में इलेक्ट्रॉन था। जैसे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ रहना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा। बात समझे? तो इसको अगर हम एनर्जी देंगे, बाहर से एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे तब ये जाएगा, इस वाले में कूदेगा, अदरवाइज ये क्यों जाना चाहेगा? अगर इससे इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तब तो ये हाइड्रोजन प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब हम इसके बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिए हैं। अगर हम कम एनर्जी देंगे ना तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है इसी लेवल में घूमता रहेगा, इससे निकलेगा नहीं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दे दो, मतलब सर बाहर आ जाएगा। सीधे सीधे समझ लो कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं अंबानी की। अब अंबानी क्या है, गरीब आदमी था, पहले पेट्रोल पंप पे काम किया उसका बाप, ठीक है, जो धीरू भाई अंबानी थे, पेट्रोल पंप पे, फिर मंडी खोला, फिर वगैरह वगैरह, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब वो चाह के भी गरीब नहीं हो सकता। वो चाह के भी गरीब हो सकता है, नहीं हो सकता। अपनी पूरी संपत्ति दान भी कर दे तब भी गरीब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नाम ही उसका बहुत काफी हो गया। बात समझे? तो अगर हम इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो ये तो इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा, तब तो ये अलग बात हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं देते हैं तो क्या है कि अपना स्टेटस बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, फिर वापस आने के चांसेस होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो जिसकी पहचान होती है ना वो पहचान नहीं खोना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की पहचान, एक इलेक्ट्रॉन की पहचान क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में रहना, फर्स्ट से सेकंड में चला जाए, थर्ड में चला जाए, लेकिन वापस आना पड़ेगा इसको। ठीक है।